Hello, entrepreneurs. Welcome to our channel. So, we have started a new series of class 12 Macroeconomics. इस सीरीज में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर्स को इन डेप्थ डिस्कस कर रहे होंगे और आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के 6th चैप्टर दैट इज बैंकिंग। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे बैंक्स क्या होते हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे कमर्शियल बैंक्स और आरबीआई डिफरेंट होते हैं, कौन इसमें प्रोड्यूसर कहलाता है, कौन प्रोड्यूसर ऑफ मनी नहीं होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कैसे आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ठीक करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो कोई भी तरह के नोट्स या सिक्के नहीं बनाते हैं। जैसे आरबीआई के पास नोट छापने की मशीन होती है, तो 1 रुपए के नोट को छोड़कर 2 रुपए के नोट से लेकर 500 रुपए तक के नोट्स कौन छापते हैं? आरबीआई। इसके अलावा 1 रुपए का नोट और सारे सिक्के ये कौन बनाता है? तो ये हमारी गवर्नमेंट बनाती है। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे हमारे लास्ट चैप्टर मनी में। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज वॉच दैट वीडियो। इसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो कमर्शियल बैंक इस तरह से कोई भी नोट्स या फिर सिक्के नहीं बनाता है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें सप्लायर्स ऑफ मनी कहा जाता है या फिर प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी कहा जाता है। ऐसा क्यों? तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि मनी के प्रोड्यूसर्स 3 होते हैं। एक हमारी होती है कौन? गवर्नमेंट, दूसरा आरबीआई और तीसरे सारे कमर्शियल बैंक्स, या जैसे हमने आरबीआई और कमर्शियल बैंक्स को एक साथ बैंकिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। तो हमारे बैंक्स और गवर्नमेंट मिलकर मनी या पैसा बनाते हैं। गवर्नमेंट क्या बनाती है? सारे सिक्के और 1 रुपए का नोट। आरबीआई 2 रुपए के नोट से लेकर 500 रुपए तक के नोट। और कमर्शियल बैंक कोई भी नोट या सिक्के नहीं छापता, लेकिन फिर भी ये पैसा बनाता है। तो कैसे बनाता है? इनका प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे देखा हमने कि प्रोड्यूसर ऑफ मनी कौन होता है? पहला गवर्नमेंट, दूसरा आरबीआई और तीसरा कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक नोट नहीं छापेगा, पर इनके एक डिमांड डिपॉजिट मेथड से ये क्या करते हैं? अपना पैसा छापते हैं। और वो मेथड क्या होता है ये हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि मनी क्रिएशन की प्रोसेस कमर्शियल बैंक्स की कैसे होती है। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा अलग से समझ लेते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे काम होता कैसे है। तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल ये कोई बैंक है और इस बैंक का नाम है फॉर एग्जाम्पल एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे कोई भी एक पब्लिक या कोई भी एक कस्टमर इस बैंक में अपना पैसा जमा करवाएगा। से उसने जमा करवाया 10,000 रुपए। बैंक क्या करता है? ये 10,000 रुपए को वो संभाल के नहीं रखेगा कि जब तक ये फॉर एग्जाम्पल ये राम है, तो जब तक राम आके अपने पैसे निकाल के नहीं ले जाता तब तक हम उसे संभाल के रखेंगे। ऐसा नहीं होता है। बैंक क्या करता है? इस 10,000 रुपए का सिर्फ एक स्मॉल फ्रैक्शन अपने पास रखता है और बाकी पैसा वो लगा देता है एज अ लोन या फिर किसी कहीं पे इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये पूरा पैसा संभाल के नहीं रखता है। कितना संभाल के रखेगा ये डिसाइड करता है रिजर्व रेशियो। तो फॉर एग्जाम्पल एसबीआई का जो रिजर्व रेशियो है वो कितना है? 10% है। इसका मतलब जो भी डिपॉजिट आएगा, जब भी किसी नए कस्टमर के अकाउंट में पैसा आएगा, तो उसका सिर्फ 10% ही वो अपने पास रखेगा और बाकी दे देगा एज अ लोन। तो यहाँ पर राम के अकाउंट में कितना आया? 10,000 रुपए आया। तो अब बैंक इसमें अपने पास कितना रखेगा? इसका 10% मतलब सिर्फ 1,000 रुपए। बाकी इसके पास कितने बचे? इसके पास बचे 9,000 रुपए। ये 9,000 रुपए का क्या करेगी? तो ये 9,000 रुपए दे देगी फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड। तो ये 9,000 रुपए दे देगी किसी दूसरे कस्टमर फॉर एग्जाम्पल एक्स को। ठीक है। अब ये 9,000 रुपए जब वो देती है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि ये 9,000 जब भी बैंक किसी को लोन देगा तो ये लोन वो कैश में नहीं देता है। ये कैसे देता है? तो उस पर्सन का अकाउंट ओपन कर देगा और उस अकाउंट में 9,000 रुपए की क्रेडिट एंट्री दिखा देगा। तो अब उसके अकाउंट में क्या दिख रहे हैं? 9,000 रुपए। अब वो कहीं पर भी किसी भी सॉफ्टवेयर पर या फिर अपने मोबाइल के किसी भी पेमेंट एप्लीकेशन में वो जाके देखेगा, जैसे फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया या फिर आपके पेटीएम हो गया, तो हर जगह पे उसका अकाउंट बैलेंस कितना दिखा रहा होगा? 9,000 रुपए। लेकिन उसके पास 9,000 रुपए अभी पैसों में या कैश में आया नहीं है। ये सिर्फ कहाँ दिखा रहा है? उनके सिस्टम में दिखा रहा है। इसका मतलब ये 9,000 अभी भी कहाँ है? तो ये अभी भी 9,000 कहाँ है? बैंक के पास है। ओके। उसने क्या किया? बस एक्स का अकाउंट ओपन किया और उसके अकाउंट में 9,000 रुपए आ गए। अब यहाँ पर जो राम ने 10,000 रुपए दिए थे, इसको हम कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट
क्योंकि इसने राम ने डायरेक्टली बैंक में आकर ये पैसा जमा करवाया था। लेकिन यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक्स के अकाउंट में भी तो 9,000 आए, लेकिन ये एक्स ने नहीं डलवाए, ये बैंक ने उनके अकाउंट में डलवाए, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी डिपॉजिट। तो ये भी डिपॉजिट है, बट ये कैसे हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट। और टोटल डिमांड डिपॉजिट में आपके प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों आते हैं। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या है, वो पैसा जो पब्लिक ने रखवाया है और वो जब चाहे उस पैसों को ऑन डिमांड निकलवा भी सकती है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों क्या हो जाएगा, डिमांड डिपॉजिट हो जाएगा। अब अगेन हम समझते हैं कि 9,000 रुपए कहाँ आ गए, एक्स के अकाउंट में आए हैं, भले ही सेकेंडरी बट ये डिपॉजिट तो है। तो बैंक क्या करेगी, इस डिपॉजिट का अगेन 10% अपने पास रखेगी। तो 10 का 10% क्या हो जाएगा, 900 रुपीज। तो 10% अपने पास रखा और बाकी बचा कितना, तो बाकी बचा 8100, वो किसी दूसरे कस्टमर के बैंक अकाउंट में डाल देगी। तो 8100 फॉर एग्जाम्पल वाई कस्टमर को उन्होंने लोन दे दिया। ओके, अब जैसे ही वाई कस्टमर को लोन दिया, अगेन ये लोन किसमें, कैश में नहीं दिया गया है, ये उनके अकाउंट को ओपन करके उनके अकाउंट में सिर्फ एक क्रेडिट एंट्री कर दी गई है। अगेन सेकेंडरी, तो सेकेंडरी ये भी क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डिपॉजिट। बट सेकेंडरी तो ठीक है, पर डिपॉजिट तो है। तो अभी भी नए कस्टमर के नए अकाउंट में एक डिपॉजिट आया है, तो ये जो है इस डिपॉजिट का भी सिर्फ 10% मतलब 810 बैंक अपने पास रखेगा और बाकी जो पैसा बचेगा वो दे देगा जेड को। और कितना पैसा बचेगा, तो ये बचेगा 90 एंड ये 7290। तो 7290 क्या हो जाएगा, किसी थर्ड पर्सन को लोन दे देगा। अगेन इसका 10% 729 अपने पास रखेगा और बाकी वो किसी थर्ड पर्सन को एज ए लोन दे देगा। तो ये जो प्रोसेस होती है वो आपकी चलती रहती है कंटिन्यूअसली। ओके, तो ये जो है वो आके आपकी ये प्रोसेस चलती रहेगी। नाउ सम क्वेश्चन अराइजेस। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि क्या हो अगर कोई पर्सन अपना पैसा विथड्रॉ करवा ले। तो अभी तो हम देख रहे हैं कि जो बैंक होती है वो सिर्फ क्रेडिट एंट्री करती है, कैश में पेमेंट नहीं करती है। बट इनमें से कोई भी कस्टमर चाहे तो अपना पैसा विथड्रॉ कर सकता है ना, एटीएम में जाके पैसा निकलवा सकता है। तो क्या हो अगर उन्होंने अपना पैसा निकलवा लिया, तो अगर ये पैसा विथड्रॉ कर देंगे तो ये जो मनी क्रिएशन की प्रोसेस थी वो वहीं पर रुक जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर बैंक ने एक्स को 9,000 रुपए दिए थे एज अ लोन, अब इसने 9,000 की पेमेंट अगर चेक से नहीं की है, गूगल पे से नहीं की है, इसने कैश ही निकलवा लिया, तो ये जो मनी क्रिएशन का प्रोसेस था वो यहीं पर आपका रुक जाएगा, ये आगे कंटिन्यू नहीं होगा। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स ने नहीं निकलवाया, वाई ने निकलवाया, तो ये एक्स के बाद अभी वाई को हमने दिया, वाई को 8100 दिया जो कि उसने विथड्रॉ करवा लिए। तो जैसे ये विथड्रॉ करवाएगा वैसे ही ये जो मनी क्रिएशन की प्रोसेस है वो यहीं पर रुक जाएगी, ये आगे कंटिन्यू नहीं होगी। ठीक है। सेकंड जो आपका क्वेश्चन अराइज होता है कि मनी क्रिएशन हो कैसे रहा है, कहाँ दिख रहा है कि मनी क्रिएट हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए पहले स्टेप में क्या था, तो पहले स्टेप में 9,000 रुपए थे उसके अकाउंट में, या फिर हमने क्या पहले स्टेप में यहाँ पे देखिए कितना गया, 10,000 गया। उसके बाद उस 10,000 से बैंक ने क्या किया, अपने 1,000 अपने पास रखा और बाकी 9,000 एक्स को दे दिए। तो उसके अकाउंट में भी कितने दिख रहे हैं, 9,000 रुपए। तो यहाँ पर एक राम है जिसके अकाउंट में 10,000 और एक एक्स है जिसके अकाउंट में 9,000। तो 10,000 और 9,000 कितना हो जाएगा, 19,000 19,000। इसके बाद इस 9,000 में से भी 900 अपने पास रखे और फिर 8100 किसी और को दे दिए। तो 8100 फिर से मनी क्रिएट हुआ। तो अब 3 बैंक अकाउंट में 10,000 9,000 और 8,100 पैसा है या रुपए है। इसके अलावा फिर इसका 810 अपने पास रखा और 7290 किसी और पर्सन को दे दिए। ठीक है। तो अब हमारे पास 4 कस्टमर हैं जिनके बैंक अकाउंट में 10,000 9,000 8100 एंड 7290 है। तो यहाँ तक अगर आप मनी क्रिएशन देखें तो कितना मनी क्रिएट हो चुका है, तो 19,000। इसके अलावा ये 8100 एंड 7290 को प्लस करके लिखिए तो ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 3 और 8 और 7 होता है 15। तो ये कितना हो गया, 09343। तो 34390 अभी तो ये सिर्फ 3 स्टेप्स में बन चुका है। अभी ये पैसा और बनेगा तो ये और ज्यादा क्रिएशन होता जाएगा। तो ऐसे करके मनी क्रिएट हो रहा है कि आए तो 10,000 थे पर बैंक ने अभी तक उससे कितने बना लिए हैं, इतनी प्रोसेस तक 34,390। थर्ड क्वेश्चन एक अराइज होता है कि व्हाट इफ नो वन विथड्रॉज द मनी। अगर किसी ने पैसा नहीं निकाला तो ये जो प्रोसेस है वो कहाँ तक कंटिन्यू होगा। तो ये प्रोसेस कहाँ तक कंटिन्यू होगा, ये डिपेंड करता है आपके रिजर्व रेशियो के ऊपर। जैसे अभी तक जो बैंक थी वो हर डिपॉजिट से कितना निकाल रही थी, 10%। तो आपका रिजर्व रेशियो कितना था, 10%।
इस केस में आपका जो मनी क्रिएशन है, मनी क्रिएशन को हम के लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कितना था 1/10% निकलेगा। समझ में आ रही है? तो जो आपका कितना मनी क्रिएट होगा ये कैसे पता चलेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/रेट या 1/रिजर्व रेशियो। अब ये रिजर्व रेशियो क्योंकि परसेंटेज में है तो ये 10% हो जाएगा 1/10%। अब अगर मैं इस परसेंट के साइन को हटा दूं तो ये इंटू 100 हो जाएगा। अब अगर आप इसे सॉल्व करें तो ये क्या दिखेगा, ये निकलेगा 10 टाइम्स। मतलब ये जो प्रोसेस है वो, मतलब इस प्रोसेस में मनी कितना क्रिएट होगा, तो ये 10 गुना क्रिएट होगा, 10 टाइम्स क्रिएट होगा। और 10 टाइम्स का मतलब ये है कि इनिशियली अगर हमारे पास जो कैश डिपॉजिट आया था, वो कैश डिपॉजिट अगर 10,000 रुपए का आया था, तो मनी कितनी क्रिएट हो चुकी होगी, तो मनी क्रिएशन होगा 10,000 इंटू 10, इसका मतलब 1 लाख रुपीज। तो ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू होगी, जब तक हमारा डिमांड डिपॉजिट 1 लाख रुपए का नहीं हो जाता। एक और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारा जो ये रिजर्व रेशियो है वो 10% नहीं है, वो 20% है। इसका मतलब जब भी अब आपका कोई डिपॉजिट आएगा तो आप उसका 20% अपने पास रखेंगे और बाकी देंगे एज अ लोन। तो इस केस में आपका जो मनी क्रिएशन है वो कैसे निकलेगा, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है 1/रिजर्व रेशियो। अब 1/रिजर्व रेशियो का मतलब है 1/20%। अब जैसे ही परसेंट का जो साइन है वो हटेगा तो क्या हो जाएगा, इंटू 100 आ जाएगा। तो परसेंटेज का साइन हटाया, इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 2 1 और 2 5, तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स। अब 5 टाइम्स का मतलब ये है कि अगर आपके पास जो कैश डिपॉजिट आया है या डिमांड डिपॉजिट आया है, स्टार्टिंग में प्राइमरी डिपॉजिट कर लेते हैं, अगर वो आपका 10,000 रुपए आया है, तो मैक्सिमम मनी कितना क्रिएट होगा, तो इंटू 5, मतलब ये 50,000 क्रिएट होगा। आगे अगर हम बात करें कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो रिजर्व रेशियो है वो 5% है, कम कर दें इसे अगर हम, तो रिजर्व रेशियो अगर 5% है तो मनी क्रिएशन कितना हो जाएगा 1/5% इंटू 100 हो जाएगा, परसेंट हटाएंगे तो 5 1 5, 5 2 10, तो ये कितना हो जाएगा 20 टाइम्स। इसका मतलब आपका जो पैसा है वो 20 गुना बढ़ेगा। इसका मतलब ये कि अगर हम मनी क्रिएशन, अगर हमारा प्राइमरी डिपॉजिट जो था वो 10,000 है, तो मनी क्रिएशन कितना होगा, तो मनी क्रिएशन हो जाएगा 10,000 इंटू 20, तो ये हो जाएगा आपका 2 लाख रुपए। ओके, इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर आप अपने रिजर्व रेशियो को बढ़ाते हैं तो मनी क्रिएशन कम हो जाता है, और अगर जो रिजर्व रेशियो है उसे कम कर दिया जाए तो मनी क्रिएशन ज्यादा हो जाएगा। जैसे जब रिजर्व रेशियो 10% था तो मनी क्रिएशन 10% था, 10 टाइम था, और जब ये हमारा रिजर्व रेशियो 20% हो गया तो मनी क्रिएशन कितना हो गया, सिर्फ 5 टाइम्स। अगर इस रिजर्व रेशियो को हम 5% कर दें तो मनी क्रिएशन कितना हो गया, 20 गुना 20 टाइम्स। ओके, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम रिजर्व रेशियो बढ़ाकर रखते हैं या फिर हम रिजर्व रेशियो ज्यादा परसेंटेज रखते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हर एक डिपॉजिट से बैंक को ज्यादा पैसा निकाल के अपने पास रखना पड़ेगा, और अगर वो ज्यादा पैसा अपने पास रख रहा है इसका मतलब लोन देने के लिए उसके पास पैसा कम बचेगा, और अगर लोन देने के लिए पैसा कम बचा तो फिर मनी क्रिएशन कम होगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर उसे बहुत ही कम पैसा अपने पास रखना है एज अ रिजर्व, तो उसके पास लोन देने के लिए पैसा ज्यादा बचेगा, और अगर लोन ज्यादा दे पाएगा तो ज्यादा मनी क्रिएट होगा। एक बार वापस आते हैं अपनी स्लाइड्स पर और वहां पे अगेन समझते हैं क्या हुआ। यहाँ पर आपके राउंड्स हम पहले देखेंगे कि कितने राउंड में काम हो रहा है, फिर हम ये देखेंगे कि प्राइमरी डिपॉजिट कितना आया, कितना उसमें हमने डिमांड, अच्छा जो प्राइमरी डिपॉजिट आता है वो आपके डिमांड डिपॉजिट का पार्ट होता है ना, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट कैसे निकलता है, प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट, उसमें से कितना आपने लोन दिया और कितना अपने पास रिजर्व रखा। तो पहले राउंड में क्या आया, किसी पर्सन ने आपके बैंक अकाउंट में फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपए जमा करवाए थे, तो आपके पास डिमांड डिपॉजिट कितना हो गया, 1,000 रुपए हो गया। अब ये पूरा पैसा आप अपने पास नहीं रखोगे, इसका फॉर एग्जाम्पल कुछ परसेंटेज से 10% अगर आप अपने पास रख रहे हो तो 100 रुपए रखोगे, 900 रुपए अभी भी आपके पास बचेगा, तो 900 रुपए क्या करोगे, आप लोन दे दोगे। तो जब आप लोन देते हो 900 रुपए का, तो आप किसी को कैश में नहीं देते हो, ये उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो। तो जैसे ही आप उसके अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो वो क्या हो जाएगा, एक डिपॉजिट हो जाएगा, डिमांड डिपॉजिट हो जाएगा। बस फर्क क्या है कि ये क्या है, अब सेकेंडरी डिपॉजिट है, बट है तो डिपॉजिट। अब ये 900 रुपए आपने क्या किया, किसी और के अकाउंट में डलवा दिए। अब क्या है कि अगेन उसके अकाउंट में ये डिपॉजिट आया, तो इसका एक फिक्स्ड परसेंटेज आपको अपने पास रखना है 90 रुपए, बाकी बचा 810 रुपए, तो वो आप किसी और को लोन दे दोगे। अगेन जो लोन देते हैं वो कैश में नहीं देते हैं, बस आप उनके अकाउंट में डलवा देंगे, तो फिर से एक डिपॉजिट आएगा, सेकेंडरी डिपॉजिट 810 रुपए का।
अब जैसे ये डिपॉजिट आया, आपको फिर से इसका फिक्स परसेंटेज 81 रुपीज अपने पास रखना है, और बाकी बचा 829, ये अमाउंट आप क्या कर दोगे, ये आप दे दोगे एज अ लोन, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होगी। कब तक होगी, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होगी क्योंकि आपका रिजर्व रेशियो 10% है, तो 1/10 इंटू 100 करके देखेंगे तो 10 टाइम्स तक आपका मनी क्रिएट होगा। 10 टाइम्स मतलब अगर प्राइमरी डिपॉजिट अगर 1000 था तो डिमांड डिपॉजिट कहाँ तक बढ़ेगा, तो 1000 इंटू 10 मतलब 10,000। तो ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होगी जब तक आपके टोटल डिमांड डिपॉजिट 10,000 नहीं हो जाते। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपका जो ये मनी क्रिएशन होता है, डिमांड डिपॉजिट कितने होंगे, ये कैसे निकलता है। तो ये निकलता है जब हम 1/CRR को मल्टीप्लाई करते हैं कैश डिपॉजिट के साथ। तो 1/CRR से क्या निकलता है, या 1 रिजर्व रेशियो से क्या निकलता है, इससे निकलता है कितने टाइम्स इंक्रीज होने वाला है। कितने टाइम्स का मतलब क्या है कि अगर 1000 रुपए डिपॉजिट है तो कितना गुना बढ़ेगा, अगर 10 टाइम्स बढ़ेगा तो हम 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे। तो ये प्राइमरी डिपॉजिट जो हमारे पास आए हैं या कैश डिपॉजिट आए हैं, उसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दे इस टाइम्स को तो क्या निकल जाएगा, टोटल डिमांड डिपॉजिट निकल जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे आपको जो CRR दिख रहा है वो CRR एक तरीके का रिजर्व होता है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि कितने रिजर्व्स होते हैं। तो ये एक्चुअल में है क्या, ये एक रिजर्व है। तो जितना ज्यादा आपका कैश डिपॉजिट होगा, आपकी उतनी ज्यादा मनी क्रिएशन होगी। तो जितना ज्यादा आपके पास मान लो प्राइमरी डिपॉजिट आएगा, उतना ज्यादा मनी क्रिएशन होगी, लेकिन जितना ज्यादा रिजर्व रखा जाएगा उतनी कम आपकी मनी क्रिएशन होगी। तो रिजर्व अगर बहुत ज्यादा है तो मनी क्रिएशन कम होगी, रिजर्व कम है तो मनी क्रिएशन ज्यादा होगा। इसके अलावा जैसे यहाँ पे लिखा है कि अगर CRR बहुत ज्यादा है, CRR अगर ज्यादा है तो मनी क्रिएशन कम होगी, लेकिन अगर कैश डिपॉजिट ज्यादा आया है तो मनी क्रिएशन भी ज्यादा होगी। आगे बढ़ते हैं कि अभी तक हमने जो भी प्रोसेस टेबल में देखी वो आपको यहाँ पर लिखी मिलेगी इन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। तो सबसे पहला क्या है कि बैंक में जो आपके बैंक जो भी आपके कैश डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है पीपल से, उसे हम कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। अब ये जो बैंक होता है वो इस प्राइमरी डिपॉजिट का सिर्फ एक फिक्स प्रपोर्शन अपने पास रखता है और बाकी दे देता है एज अ लोन। तो जो लोन में अमाउंट वो दे रहा है उसे हम कहते हैं क्या, सेकेंडरी डिपॉजिट्स। क्या कहेंगे, सेकेंडरी डिपॉजिट्स। अब जो बोरोवर्स हैं जिनके अकाउंट में हमने पैसा डलवाया है सेकेंडरी डिपॉजिट, वो चाहे तो इन पैसों को यूज करके पेमेंट कर सकते हैं थ्रू द चेक्स। तो पैसा वो विथड्रॉ नहीं करें, क्या करें, चेक्स इशू करके इससे पेमेंट कर दे, क्योंकि पैसा अगर विथड्रॉ हुआ तो वो प्रोसेस वहीं पर रुक जाएगी। फिर हम बात करते हैं कि डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है कि प्राइमरी डिपॉजिट जो हमारे पास आया उसमें हम ऐड कर दें सेकेंडरी डिपॉजिट, तो टोटल क्या हो जाएगा, डिमांड डिपॉजिट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टोटल डिमांड डिपॉजिट जो भी बैंक के पास होते हैं वो कई गुना ज्यादा होते हैं एक्चुअल कैश डिपॉजिट से। तो अगर आप उस एग्जाम्पल में भी समझे तो हमारे पास कैश कितना आया था, 1000 रुपए। हमने सिर्फ उस 1000 रुपए को यूज करके पता नहीं कितना ही डिमांड डिपॉजिट बना दिया। तो ये क्या है, डिमांड डिपॉजिट जो बन रहे थे वो कई गुना ज्यादा थे आपके एक्चुअल कैश से। तो बैंक के पास अभी भी कितना रखा हुआ है, सिर्फ 1000 रुपए रखा हुआ है, लेकिन उससे उसने क्या किया, अलग अलग लोगों के अकाउंट में पैसे डलवाकर डिमांड डिपॉजिट बढ़ा दिए। तो डिमांड डिपॉजिट्स आर मैनी मोर टाइम्स देन द कैश डिपॉजिट। फिर हम बात करते हैं कि जो डिमांड डिपॉजिट आपके होते हैं वो, उसे हम कहते हैं बैंक मनी। तो वो पैसा हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था, लास्ट में, कि वो पैसा जो कमर्शियल बैंक बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, बैंक मनी। और कमर्शियल बैंक पैसा कैसे बनाता है, थ्रू डिमांड डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट में जितना पैसा होता है उसे हम क्या कहते हैं, बैंक मनी। ओके, दैट्स इट फॉर दिस प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं। तो अगेन यहाँ पर आपको एक पिक्चर से समझाया हुआ है कि यहाँ पर जो भी आपका कस्टमर है वो बैंक में पैसे जमा करवाता है, इस पैसों को क्या कहेंगे, प्राइमरी डिपॉजिट। अब बैंक क्या करेगा, इन पैसों को यूज करेगा डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स को लोन देने के लिए, इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी डिपॉजिट्स। तो कुछ पैसा उसने यहाँ पे दिया, फिर कुछ यहाँ दिया, कुछ यहाँ दिया, अगेन ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डिपॉजिट। टोटल डिमांड डिपॉजिट कितना होगा, प्राइमरी डिपॉजिट में जितना आया है उसमें प्लस कर देंगे सेकेंडरी डिपॉजिट का अमाउंट, तो कितना क्या हो जाएगा, डिमांड डिपॉजिट। आगे बढ़ते हैं कि रिजर्व्स कितने तरह के होते हैं। तो जो रिजर्व्स होते हैं वो टोटल कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। पहला होता है CRR, दूसरा होता है SLR और तीसरा होता है वॉल्ट कैश। अगेन हम इसको एक अलग पेज में पढ़ेंगे। तो रिजर्व्स कितने देखे हमने, टोटल रिजर्व्स होते हैं 3, CRR, SLR, वॉल्ट कैश। CRR, SLR एंड वॉल्ट कैश।
अब जो भी आपके कमर्शियल बैंक्स में डिपॉजिट्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल राम ने कितना पैसा दिया था, तो राम ने दिया था 10,000 रुपए। तो इस 10,000 को पूरा वो नहीं पूरा अपने पास संभाल के भी नहीं रखेंगे और पूरा अमाउंट वो लोन में भी नहीं देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें से कुछ वो रिजर्व्स अलग करते हैं। अब ये रिजर्व्स कितने तरह के होते हैं, CRR। तो इसमें से एक फिक्स्ड प्रपोर्शन, फॉर एग्जाम्पल से 5% उन्हें निकालना होता है और ये 5% उन्हें रखवाना होता है विद द RBI। और ये रेट डिटरमाइन भी कौन करता है, रेट मतलब ये 5 रहेगा, 10 रहेगा, 15 रहेगा, ये डिटरमाइन भी कौन करेगा, तो ये डिटरमाइन भी करता है RBI। तो RBI कमर्शियल बैंक्स को ऑर्डर देते हैं कि आपके पास जो भी डिपॉजिट आए उसका एक फिक्स्ड परसेंटेज से 5% आप हमारे पास रखवाएंगे। तो ये परसेंटेज भी वही डिसाइड करते हैं और रखते भी RBI ही है। अब RBI ये क्यों रखता है, क्योंकि कभी भी कमर्शियल बैंक को प्रॉब्लम आएगी तो RBI उनकी हेल्प करने के लिए आएगा। तो जब भी कोई घोटाला होता है, कोई बैंक फंस जाती है, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो RBI क्या करती है, पैसा देकर उनकी हेल्प करती है। तो पैसा देने के लिए उनके पास पहले पैसा होना भी तो चाहिए, कहाँ से आएगा, तो वो यही CRR से अपने पैसे बिल्ड करती है। फिर हम बात करते हैं SLR। SLR का फुल फॉर्म होता है, अलग से लिख लेते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो ये क्या है, वो पैसा है जो कि पहले तो रेट डिसाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये रेट है हमारा 10%। तो ये 10% रेट है, ये कहाँ रखा जाएगा, आपके डिपॉजिट जितने भी आए हैं उसका 10% अपने पास रखेगी कौन, कमर्शियल बैंक ही रखेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर वो SBI है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने पास रखेगी। लेकिन ये रेट कौन डिसाइड करेगा, तो रेट अभी भी कौन डिसाइड कर रहा है, RBI। इसका मतलब SLR के केस में जो RBI है वो कमर्शियल बैंक्स को ऑर्डर देती है कि जितना भी डिपॉजिट आएगा उसका कोई फिक्स्ड परसेंटेज, फॉर एग्जाम्पल 10% आप अपने पास रखेंगे। तो रेट किसने बताया, RBI ने, पर रखना किसे है, कमर्शियल बैंक को। तीसरा होता है वॉल्ट कैश। तो अगर किसी भी कमर्शियल बैंक को लगता है कि नहीं यार, ये जो रिजर्व्स है 10% ये बहुत ही कम है और हमारे यहाँ पे तो ज्यादा कस्टमर आते हैं पैसा विथड्रॉ करने के लिए, तो हमें एक्स्ट्रा मनी की जरूरत पड़ सकती है, तो कुछ वो एक्स्ट्रा परसेंटेज, फॉर एग्जाम्पल 15% अपने पास रख सकते हैं अपनी खुद की मर्जी से। खुद की मर्जी से मतलब ये रेट कितना रखना है ये भी कौन डिसाइड करेगा, SBI, मतलब कोई भी कमर्शियल बैंक, और इसे रखेगा भी कौन, खुद कमर्शियल बैंक ही। तो वापस आते हैं हमारी स्लाइड्स पर। तो ये जो आपके CRR है ये वो रिजर्व रेशियो होता है जो कि डिटरमाइन कौन करता है, तो डिटरमाइन करता है RBI और रखता भी कौन है, RBI। तो डिटरमाइंड एंड केप्ट बाय RBI। जबकि SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है जिसे डिटरमाइन तो करता है RBI, रेट तो वही डिसाइड करेगा लेकिन इसे रखेगा कौन, कमर्शियल बैंक। फिर हम बात करते हैं वर्ल्ड कैश की। तो वर्ल्ड कैश वो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है जो कमर्शियल बैंक्स अपने पास रखती है, तो इसे डिटरमाइन कौन करेगा, कमर्शियल बैंक्स, और इसे रखेगा भी कौन, कमर्शियल बैंक्स। तो इट इज डिटरमाइंड एंड केप्ट बाय कमर्शियल बैंक्स विद देमसेल्व्स। अब यहाँ पर दो जो रेट्स होते हैं उसे मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, जिसमें आता है हमारा CRR और SLR। तो RBI ने अगर ऑर्डर दिया है तो ये आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा, जबकि वर्ल्ड कैश आपकी खुद की मर्जी पर था, आप चाहो तो करो चाहो तो मत करो। लेकिन ये दोनों CRR और SLR तो आपको करने ही पड़ेंगे, इसीलिए हम इसे साथ में कहते हैं लीगल रिजर्व रेशियो, जो कि लीगली आपके ऊपर बाउंड होता है, आप बाउंड होते हैं कि आपको ये मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो ये लीगल रिजर्व रेशियो क्या है, तो CRR प्लस SLR आर लीगल रिजर्व रेशियो, जबकि वर्ल्ड कैश इज नॉट अ लीगल रिजर्व रेशियो, वो आपकी मर्जी पर है, चाहो तो रखो। तो जो भी पैसा आता है उसका कुछ अमाउंट जाएगा CRR SLR में और कुछ जाएगा आपके वर्ल्ड कैश में, बाकी जो बचा वो अवेलेबल है लोन देने के लिए। फिर हम बात करते हैं CRR और मनी मल्टीप्लायर का क्या रोल होता है। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मनी मल्टीप्लायर कितना होगा, उसे हम K से डिनोट करते हैं, कितना होगा, तो 1/CRR टाइम्स होगा। अगर ये CRR 10% है तो ये कैसे निकलेगा, 1/10, परसेंट का साइन हटेगा तो इंटू 100 हो जाएगा और ये निकलेगा 10 टाइम्स। अगर ये क्रेडिट क्रिएशन 10 टाइम्स होने वाला है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास रिजर्व 10,000 का है तो क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा, 10,000 इंटू 10 टाइम्स या फिर 1/10%, तो कितना निकलेगा, 1,00,000 रुपए। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपके RBI के फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले RBI क्या होता है, तो हर एक कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है जो उस कंट्री के सारे बैंक्स की एपिक्स बॉडी होता है। तो हमारी कंट्री में जो भी बैंक्स हैं, जितनी भी बैंक्स हैं, जैसे कि SBI है, यूनियन बैंक है, इलाहाबाद बैंक है,
पंजाब नेशनल बैंक है, इन सारे बैंक के ऊपर इनके जो फादर होते हैं, एपेक्स बॉडी होती है, उन्हें हम कहते हैं आरबीआई, या फिर वो हमारी कंट्री का क्या है, वो हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है। तो हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई। वैसे यूएसए का कौन हो सकता है, फेडरल बैंक ऑफ इंडिया और फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका। वैसे ही हर एक कंट्री का अलग अलग सेंट्रल बैंक होता है, तो हमारे कंट्री में वो कौन है, आरबीआई। तो आरबीआई का हमारी कंट्री में क्या क्या फंक्शंस हैं, तो सबसे पहला है कि वो बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स है, वो नोट्स इशू करता है। हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे, अभी स्टार्टिंग में भी अगेन हमने डिस्कस किया कि सारे नोट्स, 1 रुपए के नोट को छोड़ के सारे नोट कौन बनाता है, आरबीआई। तो हमारी कंट्री में सोल अथॉरिटी, एक लौती अथॉरिटी सारे नोट प्रिंट करने की कौन है, वो है आरबीआई। इसका मतलब आरबीआई के अलावा किसी और के पास ये हक नहीं है कि वो हमारी कंट्री की करेंसी प्रिंट कर सके, नॉट इवन द गवर्नमेंट। तो इवन अगर मोदी जी भी चाहे कि मुझे अगर पैसा प्रिंट करना है तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि एक लौती पर्सन या एक लौता इंस्टीट्यूशन जिसके पास ये हक है कि हमारे कंट्री के करेंसी या फिर नोट्स को प्रिंट कर सके, तो वो आरबीआई है। तो आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी, एक लौती अथॉरिटी है फॉर इशूइंग द नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, 1 रुपए के नोट को छोड़ के बाकी सब कर सकता है। लेकिन 1 रुपए का नोट कौन करेगा, तो 1 रुपए का नोट जो होता है वो हमारी गवर्नमेंट बनाती है, और इसीलिए उस पर साइन भी किसके होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं, जो कि गवर्नमेंट के अंडर आती है। ठीक है, इसके अलावा सारे जो नोट्स हैं वो सेंट्रल बैंक बनाता है, और वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं। हम ये लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि अनलिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है। जैसे कि नोट्स है तो उससे आप जितनी चाहे उतनी पेमेंट कर सकते हो, अनलिमिटेड पेमेंट कर सकते हो, जबकि सिक्कों से आप अनलिमिटेड पेमेंट नहीं कर सकते। अगर मैं कोई आईफोन खरीदूं 1 लाख की पेमेंट और मैं 1-1 रुपए के सिक्के लेकर जाऊं, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उससे आप अनलिमिटेड पेमेंट नहीं कर सकते, वो लिमिटेड लीगल टेंडर है। जबकि सारे नोट्स क्या होते हैं, अनलिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं। अब एक ही अगर पर्सन के पास ये हक है तो उससे कुछ फायदे क्या होते हैं, तो इससे फायदा ये होता है कि इससे जो पब्लिक है उसका ट्रस्ट मेंटेन रहता है। तो जो पब्लिक है उसका ट्रस्ट बना रहता है अगर उससे सिक्कों को बनाने वाली एक ही अथॉरिटी होती है और वो उनके जानने वाली होती है। जैसे अगर आप बात करें बिटकॉइंस, तो बिटकॉइंस भी क्या है, करेंसी है, लेकिन हमारे यहाँ के लोग उससे खरीदने से झिझकते हैं या उसे लेने से हेजिटेट करते हैं। वाई, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसे बनाया किसने है, हमारे किसी पर्सन ने नहीं बनाया है। जबकि अगर हमारी इंस्टीट्यूशन वो बनाती है तो हमें उस पर ट्रस्ट ज्यादा होता है। सेकेंड, एक इससे यूनिफॉर्मिटी भी मेंटेन रहती है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है कि अगर एक ही इंस्टीट्यूशन है जो सारे नोट बनाएगा, तो सारे नोट एक जैसे ही होंगे। तो जैसे मेरे पास भी जो 500 रुपए का नोट होगा वो ऐसा ही होगा, और आपके पास भी सारे नोट्स ऐसे ही होंगे 500 रुपए के। सेम कलर होगा, सेम साइज होगा, सेम पैटर्न होगा, सेम लिखने की डिजाइन होगी, इवन महात्मा गांधी जी ही सेम, सब कुछ सेम होगा। ओके, बस नंबर चेंज होगा ऑब्वियसली, बट बाकी सारी चीजें आपको सेम मिलेंगी। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता कि मुझे ये वाला नहीं, मुझे वो नोट चाहिए, मुझे पिंक वाला चाहिए, ऑरेंज वाला नहीं चाहिए। तो ये सब चीजें आपकी अवॉइड हो जाती हैं अगर सारे नोट्स यूनिफॉर्म हो। और यूनिफॉर्म मतलब एक जैसे हो, और एक जैसा कब होगा, जब एक ही अथॉरिटी उसे बनाएगी। तो यूनिफॉर्मिटी एंड ट्रस्ट, ये दो आपके इंपॉर्टेंस या दो फायदे होते हैं एक अथॉरिटी होने से। दूसरा आपका फायदा, दूसरा आपके फंक्शन क्या होता है, वो है बैंकर टू द गवर्नमेंट। तो जैसे हमारे सबके बैंकर कौन है, तो हमारे बैंकर हैं हमारे कमर्शियल बैंक्स, जैसे कि एसबीआई, यूनियन बैंक एक्सेट्रा। तो अगर मुझे अपना पैसा रखना है तो मैं कहाँ रखूंगी, इन बैंक्स में रखूंगी, और यही एसबीआई या यूनियन बैंक ही मुझे लोन भी देंगे जब मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो वैसे ही गवर्नमेंट का बैंकर कौन होता है, आरबीआई। तो अगर गवर्नमेंट को अपना पैसा कहीं पर भी रखना है, या फिर फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ने पर उन्हें लोन लेना है, तो वो कहाँ से ले सकती है, वो आरबीआई से ले सकती है। ओके, तो सेंट्रल बैंक क्या है, वो बैंकर है गवर्नमेंट की। ना सिर्फ बैंकर, बल्कि वो 3 और फंक्शंस परफॉर्म करती है, 3 फंक्शंस परफॉर्म करती है, जिसमें एक है बैंकर। बैंकर मतलब वो गवर्नमेंट की डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगी और उन्हें जरूरत पड़ने पर लोन देगी। एजेंट का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी गवर्नमेंट कहती है कि हमें पैसों की जरूरत है, लेकिन मुझे आरबीआई से लोन नहीं चाहिए, मेरे पास कुछ सिक्योरिटीज है अपनी और वो मैं इशू करके पैसा लेना चाहती हूँ, तो गवर्नमेंट की जो भी सिक्योरिटीज होती हैं उसे परचेज या सेल कौन करता है, तो आरबीआई करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पर। तो उनकी सिक्योरिटीज को परचेज और सेल करना, ये काम करके वो क्या कर रहा है, उनके एजेंट का काम परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट का एजेंट भी होता है, क्योंकि वो उनकी सिक्योरिटीज को परचेज सेल करने का काम करता है। तीसरा हम बात करेंगे एडवाइजर। जो आरबीआई होता है वो हमारे गवर्नमेंट का एडवाइजर भी होता है।
इसका मतलब क्या है कि हमारी गवर्नमेंट में जनरली जो भी लोग इलेक्ट होकर आते हैं वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि हमें कहाँ पैसा रोकना है, कहाँ करना है, कौन सी पॉलिसीज में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं करना है, बजट कैसा होना चाहिए। तो इन सारों पैसों की लेन देन में उनको एडवाइस कौन करता है? आरबीआई। तो आरबीआई उनकी बजट बनाने में भी हेल्प करता है, और इसके अलावा कोई भी पॉलिसीज वगैरह बनानी है, कहाँ पर हमें पैसा लगाना है, ये सब भी उन्हें आरबीआई एडवाइस करता है। तीसरा जो फंक्शन होता है आरबीआई का वो है बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक का मतलब क्या होता है कि हमारी जो बैंक होती है उनका बैंक कौन है? आरबीआई। इसका मतलब एसबीआई, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इनको अगर अपना पैसा कहीं पर डिपॉजिट रखना है तो वो कहाँ रखेंगे? आरबीआई के पास। और साथ ही में अगर इन सारी बैंक्स को अगर पैसों की जरूरत पड़ती है और उन्हें लोन लेना है तो वो लोन भी किससे लेंगे? आरबीआई से लेंगे। तो अपना पैसा डिपॉजिट रखना और आरबीआई से लोन लेना, ये सारे काम कौन करता है? मतलब ये लोन लेना, ये सारे काम कौन करता है? कमर्शियल बैंक। तो ये क्या है? कमर्शियल बैंक का बैंक कौन है? आरबीआई। तो सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और उन्हें लोन प्रोवाइड करती है जब भी उन्हें चाहिए होता है। तो इसके अलावा वो उनको एक और फैसिलिटी देती है जिसका नाम है क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी क्या होती है ये हम नेक्स्ट पॉइंट में समझते हैं, क्योंकि एक सेपरेट पॉइंट भी है ये। ठीक है, तो पहले तो ये है क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी, इस पे आते हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट क्या होता है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का फंक्शन भी आरबीआई परफॉर्म करती है फॉर कमर्शियल बैंक्स। तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है कि अगर कमर्शियल बैंक्स को कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी और वो कहीं भी मार्केट से पैसा नहीं उठा पा रहे हैं तो उस केस में आरबीआई उनकी हेल्प करेगी। तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट मतलब जब सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे तो आखिरी ऑप्शन या आखिरी रास्ता क्या बचेगा? आरबीआई। तो आरबीआई आपको कभी मना नहीं करेगी, जब भी कमर्शियल बैंक को प्रॉब्लम होगी आरबीआई उनकी हेल्प करेगी। तो सेंट्रल बैंक्स जो है वो उनको फाइनेंशियल हेल्प और लोन प्रोवाइड करती है सारे बैंक्स को, सारे कमर्शियल बैंक्स को, जब उन्हें कहीं और से लोन नहीं मिल रहा होता है। व्हेन बैंक फेल्स टू गेट इट फ्रॉम एनीवेयर एल्स। तो जब उन्हें कहीं और से लोन नहीं मिल रहा होता है तो उन्हें लोन कौन देता है? आरबीआई। फिर हम बात करते हैं कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी, जैसे डॉलर, पाउंड, यूरो, येन, ये सब क्या है? फॉरेन करेंसीज है। तो हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसीज के बहुत सारे रिजर्व्स मेंटेन होते हैं, और ये रिजर्व्स कौन रखता है? तो ये आरबीआई रखता है। आपने 11th क्लास में भी ये पढ़ा होगा कि जब इंटरनेशनल ट्रेड वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें करेंसी चाहिए होती है, फॉरेन करेंसी चाहिए होती है पेमेंट करने के लिए। और वो हमें कैसे मिलती है? तो हम अपने कमर्शियल बैंक्स को एक एप्लीकेशन लिखते हैं और फिर वो आरबीआई को वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड करती है और वहां से हमें फॉरेन एक्सचेंज लाकर देती है। इसका मतलब फॉरेन करेंसी है किसके पास? आरबीआई के पास। तो आरबीआई जो है वो सारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स मेंटेन करता है, और इसके अलावा वो जो फॉरेन करेंसीज के रेट्स होते हैं उसे भी इन्फ्लुएंस कर सकता है थ्रू मैनेज फ्लोटिंग। अब ये रेट का मतलब क्या है कि कई बार आपने सुना होगा कि $1 में अभी जो रेट चल रहा है वो ₹80 चल रहा है, कभी $1 में ₹85 हो जाता है, कभी $1 में ₹90 हो जाता है। तो ये क्या है? ये जो रेट है वो चेंज होता रहता है। ये कब बढ़ेगा कब कम होगा इसको भी डिटरमाइन करने में या इसको इन्फ्लुएंस करने में आरबीआई का रोल होता है। कैसे होता है ये आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर। तो वहां पे हम डिस्कस कर रहे होंगे कि कैसे करता है, बट अभी के लिए सिर्फ इतना कि इस रेट को ये डिटरमाइन करने में या इन्फ्लुएंस करने में अपना रोल प्ले करता है। फिर हम बात करते हैं क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। इसके लिए हम एक नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। यहाँ पर जो आरबीआई होता है वो एक और फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, वो क्या है? क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। फॉर एग्जाम्पल हम लोकली मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे आपसे 50,000 रुपए लेने हैं और साथ ही में अगर मैंने आपसे कुछ सामान मंगवाया था कुछ भी जिसका मुझे पेमेंट करना है कितना? 20,000 रुपए। तो मुझे आपसे लेने कितने हैं? 50,000। देने कितने हैं? 20,000। तो क्या इन प्रैक्टिस में ऐसा करूंगी कि पहले आपसे 50,000 ले लूं और फिर 20,000 गिन के वापस कर दूं? नहीं, हम क्या करेंगे? हम क्लियरिंग हाउस करेंगे। क्लियरिंग हाउस का मतलब क्या है कि मैं आपसे क्या कहूंगी कि देखो 50 मुझे लेने हैं, 20 मुझे देने हैं, तो आप एक काम करो 20,000 को कैंसिल आउट कर दो और मुझे कितना दे दो? 30,000 रुपए दे दो। इससे क्या होगा? हमारे बीच में जो लेन देन होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी। हमने क्या किया? उस अमाउंट को सेटल कर दिया। तो वैसे ही फंक्शन कौन करता है? आरबीआई करता है। तो फॉर एग्जाम्पल दो बैंक्स हैं, एक बैंक है हमारे पास एसबीआई
और एक हमारे पास दूसरी बैंक है जो है यूनियन बैंक। ठीक है, तो कई बार क्या होता है एसबीआई में कुछ चेक्स आ जाते हैं यूनियन बैंक के नाम के। अब चेक्स यूनियन बैंक के कैसे आए? फॉर एग्जाम्पल मेरा जो अकाउंट है वो यूनियन बैंक में है और आपका जो अकाउंट है वो एसबीआई बैंक में है। अगर मुझे आपको कुछ पेमेंट देनी है तो मेरा अकाउंट कहाँ है? यूनियन बैंक में, और मैं वो पेमेंट आपको चेक से कर रही हूँ, तो मैं कौन सा चेक साइन करूंगी? यूनियन बैंक का चेक साइन करूंगी। और ये चेक मैंने आपको दिया, आप ये चेक लेकर कहाँ जाओगे? तो आप ये चेक लेकर जाओगे अपने बैंक में पैसा निकलवाने के लिए। आपके लिए जरूरी नहीं है कि आपको यूनियन बैंक में ही जाना पड़ेगा, आपका जिस भी अकाउंट में बैंक है आप वहां जाकर पैसा निकलवा सकते हो। तो मैंने आपको यूनियन बैंक का चेक दिया, आपने कहाँ लेकर गए उसे? एसबीआई लेकर गए। तो एसबीआई पे एक चेक आया है किसके नाम का? यूनियन बैंक का। फॉर एग्जाम्पल ये चेक है 50,000 रुपए का। वैसे ही यूनियन बैंक के पास भी कोई चेक्स आए हैं और वो किसके नाम के हैं? वो एसबीआई के चेक्स हैं और इसका अमाउंट कितना है? 20,000 रुपए। इससे क्या मतलब निकलता है कि जो एसबीआई है उसे यूनियन बैंक को देना पड़ेगा 50,000 रुपए, जबकि यूनियन बैंक जो है, जो यूनियन बैंक है वो आपके एसबीआई को देगी कितना? 20,000 रुपए। ठीक है, 50,000 और 20,000, 50,000 यहाँ देने हैं, 20,000 यहाँ देने हैं। तो ये क्या करती है, इनको आपस में इतनी लेन देन ना करनी पड़े, इसीलिए जो आरबीआई होती है वो उनके अकाउंट को सेटल कर देती है। और आरबीआई इनके अकाउंट को सेटल कैसे करेगी? क्योंकि आरबीआई के पास इन दोनों अकाउंट्स का अकाउंट, दोनों बैंक्स का अकाउंट खुला हुआ है। तो वो क्या करती है, इसको ऑलरेडी अमाउंट सेटल आउट कर देती है, तो इनको आपस में कुछ भी कैश एक्सचेंज नहीं करना पड़ता है। वापस आते हैं स्लाइड्स में। यहाँ पर क्या है कि सपोज कोई बैंक है, बैंक ए, उसे चेक मिलता है ऑफ बैंक बी एंड बैंक बी को चेक मिलता है बैंक ए का। तो दोनों चेक्स को, दोनों बैंक को एक दूसरे के नाम का चेक मिला है। तो सेंट्रल बैंक यहाँ पे क्या करती है, उनके चेक्स को क्लियर कर देती है थ्रू देयर अकाउंट्स विद द सेंट्रल बैंक। तो दोनों ही बैंक का अकाउंट क्योंकि आरबीआई के पास ओपन है, तो वो इसके अकाउंट से पैसा डिडक्ट करके ऑटोमेटिकली इसके अकाउंट में डाल देगी। उनको आपस में कैश ट्रांजेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे हम कहते हैं क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। फिर हम कर जो लास्ट इसका फंक्शन होता है वो है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि कितना लोन दिया जाएगा, उस अमाउंट को भी आरबीआई क्या करता है? कंट्रोल करता है। और क्यों करता है? क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा था, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है कि एक टाइम पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर सारी पॉपुलेशन के पास जितना पैसा रखा हुआ है, जितना क्वांटिटी है मनी की, उसे हम कहते हैं क्या? मनी सप्लाई। ओके, अब ये मनी सप्लाई अगर बहुत ज्यादा हो जाती है, मतलब लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसे आ जाते हैं, तो इससे इन्फ्लेशन मतलब महंगाई हो सकती है। कैसे? तो जब लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा तो वो ज्यादा चीजें खरीदने जाएंगे, तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई नहीं हो पाती है तो चीजों की प्राइसेस बढ़ने लगती है। वहीं पर अगर आपकी जो मनी सप्लाई है वो मार्केट में बहुत कम हो जाएगी तो डिफ्लेशन आ जाएगा, सस्ताई आ जाएगी। वो भी बुरी बात होती है, हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे। तो सस्ताई भी नहीं आनी चाहिए। तो अगर मनी सप्लाई ज्यादा बढ़ गई तो लोग डिमांड बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। वैसे ही अगर मनी सप्लाई बहुत कम हो गई तो लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, तो वो कभी भी डिमांड नहीं कर पाएंगे, तो इससे क्या होगी, चीजें बहुत सस्ती हो जाएंगी। जैसे महंगाई होने से हमें प्रॉब्लम जाती है, कंज्यूमर्स को खरीदने में प्रॉब्लम जाती है, वैसे ही जरूरत से ज्यादा सस्ताई होने पर प्रोड्यूसर्स को प्रॉब्लम जाती है, क्योंकि चीजें बहुत सस्ती हो गई तो उन्हें अब प्रॉफिट उतना नहीं हो पाएगा। तो दोनों ही चीजें बुरी होती हैं। तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए वो क्या करते हैं, मनी सप्लाई को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि ज्यादा बढ़ना भी नहीं चाहिए, ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, इन्फ्लेशन भी ना हो, डिफ्लेशन भी ना हो। तो ये आपके कंट्रोल, क्रेडिट को या फिर लोन के अमाउंट को कंट्रोल करके क्या करना चाहते हैं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जो सेंट्रल बैंक्स होती हैं वो सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करती है इन द मार्केट। अगर इन्फ्लेशन हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाती है, तो मनी सप्लाई को कम कर देंगी, और बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन हो जाएगा तो मनी सप्लाई को इंक्रीज करेंगी, और इस ऐसा करके वो अपने मार्केट से जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन है उसकी सिचुएशंस को ठीक रखती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। आरबीआई और बाकी सारी कमर्शियल बैंक्स में क्या फर्क होता है? तो सबसे पहला क्या होता है कि जैसा हमारा रिलेशन होता है, या जो कमर्शियल बैंक्स होती है उनका रिलेशन किससे होता है? जनरल पब्लिक से, हमसे। तो जो रिलेशन हमारा कमर्शियल बैंक के साथ है वही रिलेशन कमर्शियल बैंक का आरबीआई के साथ है। तो कमर्शियल बैंक्स का डायरेक्ट रिलेशन होता है जनरल पब्लिक से। जनरल पब्लिक का पैसा वो एक्सेप्ट करती है एज अ डिपॉजिट,
और जनरल पब्लिक को वो लोन भी देती है जब भी उन्हें पैसों की जरूरत पड़ती है। जबकि जो सेंट्रल बैंक होता है वो कमर्शियल बैंक का पैसा एक्सेप्ट करता है एज अ डिपॉजिट, और जब भी बैंकों को जरूरत पड़ेगी वो उन्हें लोन भी देता है। सेकेंड सेकेंड पॉइंट डिस्कस करने से पहले आप फोर्थ पॉइंट पे पहले देखिए क्या है। जो आरबीआई होती है वो सोल अथॉरिटी है नोट इशू करने की। तो आरबीआई इज अ नोट इशूइंग अथॉरिटी। नोट इशू करने का हक किसके पास है? आरबीआई। जबकि जो कमर्शियल बैंक होती है वो नोट इशूइंग अथॉरिटी नहीं होती है, वो नोट इशू नहीं कर सकती है। ठीक है, क्योंकि आरबीआई नोट इशू कर सकता है इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल सोर्स ऑफ मनी सप्लाई। तो मार्केट में जो मनी सप्लाई होती है, पैसा आता है, उसका प्राइमरी या प्रिंसिपल सोर्स कौन है? आरबीआई। जबकि कमर्शियल बैंक के पास ये जो नोट इशू करने की अथॉरिटी नहीं है, इसीलिए ये मनी सप्लाई तो करता है बट ये सेकेंडरी रोल प्ले करता है। इसका मतलब ये मनी सप्लाई कर सकता है ओनली थ्रू द क्रेडिट क्रिएशन। तो इसका भी रोल है बट इसका सेकेंडरी रोल है, जबकि आरबीआई का प्राइमरी रोल है। फिर हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज का कस्टोडियन कौन होता है? आरबीआई। इसका मतलब आरबीआई ही है जो सारे फॉरेन एक्सचेंज है या फॉरेन करेंसी है उसका रिजर्व अपने पास मेंटेन रखता है। जबकि कोई भी कमर्शियल बैंक फॉरेन रिजर्व या फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व अपने पास मेंटेन नहीं रखता है, बट जो कमर्शियल बैंक्स है वो इसे परचेज सेल करती हैं फॉर द प्रॉफिट। तो जो कमर्शियल बैंक्स होती हैं वो फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी की कस्टोडियन नहीं है, वो अपने पास रिजर्व नहीं रखेंगी, पर वो फॉरेन करेंसी को खरीद या बेच सकती हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। अब प्रॉफिट कैसे होता है? तो फॉर एग्जांपल हमने अभी देखा कि जो रेट है वो बदलता रहता है। कभी $1 में 80 हो जाएगा, कभी $1 में 90 हो जाएगा, कभी $1 में 100 रुपए हो जाएंगे। तो ये रेट बहुत बदलता रहता है। तो कमर्शियल बैंक क्या करती है कि जब ये फॉरेन एक्सचेंज बहुत सस्ता चल रहा होता है, 80 रुपए का चल रहा होता है, तो ये बहुत सारे डॉलर्स खरीद के रख लेंगी, और जब ये महंगा हो जाएगा, 100 रुपए का हो जाएगा, तो इसे बेचकर पैसा कमाएंगी। तो जैसा काम हम करते हैं विद द गोल्ड कि सोना महंगा हो गया है तो बेच दो, सस्ता हो गया है तो खरीद लो और उसका प्रॉफिट अर्न करो, वैसे ही आपका कौन करती है? बैंक करती है विद द फॉरेन करेंसी। लास्ट इसमें पॉइंट क्या है कि जो आपकी आरबीआई होती है उसका फोकस क्या होता है? ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। तो इसका मेन फोकस ये होता है कि कंट्री में ग्रोथ होनी चाहिए, जीडीपी आपकी बढ़नी चाहिए, बट स्टेबिलिटी के साथ। स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि ग्रोथ तो होनी चाहिए पर उसके साथ महंगाई नहीं आनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। जबकि कमर्शियल बैंक का ऐसा कोई पर्पस होता ही नहीं है, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए ही काम करती है। तो कमर्शियल बैंक का मेन पर्पस क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि सेंट्रल बैंक, ये डिफरेंस नहीं है, ये आपकी हेडिंग गलत हो गई है। दिस इज द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्रेडिट कंट्रोल। तो आरबीआई क्या करती है? इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्रेडिट कंट्रोल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो महंगाई या फिर डिफ्लेशन, सस्ताई को कंट्रोल करने के लिए उनके पास दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। पहला होता है क्वांटिटेटिव और दूसरा होता है क्वालिटेटिव। अब हाँ, आपके आप में से कई सारे लोगों के बुक्स में ये जो टॉपिक है वो नहीं दिया होगा, वो डिलीटेड होगा। ओके, तो ये जो टॉपिक है वो 6th चैप्टर मतलब बैंकिंग चैप्टर से हटा दिया गया है, लेकिन ये टॉपिक अभी भी आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के 9th या 10th चैप्टर में अभी भी प्रेजेंट है। तो आपको ये वहां पर जब पढ़ना ही है तो हम इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो आपको समझना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी आरबीआई के बारे में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर एक एडिशनल ये है ना, तो पूरी तरह से डिलीट नहीं हुआ है। पहले हम इसे 2 जगह पढ़ते थे, अब हम सिर्फ वहां पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि हमें पढ़ना ही है तो हम इसे यहाँ पे भी डिस्कस कर रहे होंगे इस लेक्चर में, और जब हम वो चैप्टर कवर करेंगे तो हम वहां पर दोबारा ऐसे रिवाइज कर लेंगे। ओके, तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में क्या आता है? तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि जब आरबीआई कुछ रेट्स को चेंज करके इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन कंट्रोल करना चाहती है तो उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। लेकिन जब रेट्स की बात नहीं होती है, कुछ और तरीके होते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, जनरली क्वालिटेटिव में क्या होता है कि जब भी इन्फ्लेशन मतलब महंगाई होती है तो उसे ठीक करने के लिए ये जो रेट्स है उसे बढ़ा दिया जाता है, और जब डिफ्लेशन है उससे ठीक करने के लिए इन रेट्स को कम कर दिया जाता है। तो जनरली इन सारे रेट्स में हम यही पढ़ेंगे कि इन्फ्लेशन है तो बढ़ा दो, डिफ्लेशन है तो कम कर दो, सिवाय इस ओपन मार्केट ऑपरेशन के। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन थोड़ा सा अलग है। अच्छा, इसमें बढ़ाने या कम होने की बात ही नहीं चलती, इसको हम अलग से देखेंगे। और बाकी सब में यही है कि इन्फ्लेशन है तो बढ़ा दो, डिफ्लेशन है तो कम कर दो। चलिए, तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है? बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब क्या है कि जब भी जो आरबीआई है
वो किसी भी कमर्शियल बैंक को लोन देगी, फॉर एग्जांपल एसबीआई को, तो उसके बदले एसबीआई बैंक को कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है आरबीआई को। ओके, तो आरबीआई अगर कुछ लोन दे रही है तो उससे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, तो उस इंटरेस्ट का नाम क्या है? बैंक रेट है। तो इट इज अ रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक। वो उस रेट पर, जिस रेट पर वो उसको लोन देगा, उसे हम कहते हैं बैंक रेट। ओके, अब इसका वो यूज करते हैं जब भी मार्केट में इनस्टेबिलिटी आती है, जैसे कि इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन आता है, तो उसे ठीक करने के लिए आरबीआई इस रेट का यूज करती है। कैसे? तो अगर मार्केट में इन्फ्लेशन आया हुआ है तो आरबीआई इस रेट को बढ़ा देगी। इस रेट को बढ़ाने का मतलब ये है कि पहले अगर ये रेट 5% था, तो अब इस रेट को कर देगी 10%। इसका मतलब ये है कि अब कभी भी कोई कमर्शियल बैंक से एसबीआई आरबीआई के पास जाएगी अगर लोन लेने के लिए, तो उसे वो लोन मिलेगा 10% के इंटरेस्ट पे, मतलब उसके लिए वो जो लोन है वो महंगा हो चुका है। तो अगर एसबीआई को खुद ये लोन बहुत महंगा मिल रहा है, तो एसबीआई जो लोन देती है कस्टमर को, उसका अमाउंट भी महंगा कर देगी, उसका रेट भी इंक्रीज कर देगी। समझ में आ रही है? अगर एसबीआई को खुद ही वो लोन बहुत महंगा पड़ रहा है, तो वो जो पैसा लोन में दे रही है उस पर भी वो रेट बढ़ा देगी। और अगर इस पे रोड रेट जो है वो बढ़ चुका है, तो इससे क्या होगा? इससे जो पब्लिक है वो लोन लेना कम कर देगी, और लोन लेना कम कर देगी तो मार्केट से मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और ऑटोमेटिकली ये जो आपका इन्फ्लेशन है वो सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि इन्फ्लेशन होता ही इसलिए है क्योंकि मनी सप्लाई ज्यादा होती है। तो मार्केट से मनी सप्लाई कम कर दो तो खुद ही इन्फ्लेशन ठीक भी हो जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफ्लेशन की। तो अगर मार्केट में डिफ्लेशन है तो फिर क्या करेगा? फिर इस जो आरबीआई है वो इस रेट को कम कर देगा। रेट को कम करने का मतलब है कि पहले अगर ये 5% का था, तो अब ये सिर्फ 2% का मिल जाएगा। इसका मतलब अब अगर एसबीआई ये लोन लेने जाएगी तो उसको 2% के इंटरेस्ट पे लोन आसानी से मिल सकता है। तो एसबीआई को जब भी पैसा चाहिए आसानी से वो आरबीआई से उठा सकती है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अब क्योंकि एसबीआई को खुद कुछ ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ रहा है, तो वो लोन भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे सकती है। ओके, और अगर ये लोन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगी तो ज्यादा कस्टमर्स लोन लेने के लिए आएंगे। इससे क्या होगा? मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, और मनी सप्लाई के इंक्रीज होते ही डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगेन जो डिफ्लेशन होता है वो मार्केट में मनी सप्लाई कम होने की वजह से होता है। तो अगर इसे बढ़ा दिया जाए तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हम इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, और वो इंस्ट्रूमेंट है आपका रेपो रेट। तो रेपो रेट और बैंक रेट जो होता है वो ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। बस फर्क क्या होता है कि अब जो आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देती है, वो लोन शॉर्ट टर्म का होना चाहिए। तो इट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई ऑफर्स शॉर्ट टर्म लोन टू द कमर्शियल बैंक। तो अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक को कम टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे रही है, तो उसके बदले में जो इंटरेस्ट रेट लेगी उस इंटरेस्ट रेट को हम कहते हैं रेपो रेट। ओके, अगेन वो इसे यूज करती है टू करेक्ट द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को करेक्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। अब अगेन अगर इन्फ्लेशन है तो इस रेट को बढ़ा दिया जाएगा। रेट को बढ़ाने का मतलब है कि पहले अगर ये 5% था तो अब इसे 10% कर दिया जाएगा। 10% होने से क्या होगा कि अब एसबीआई को ये लोन महंगा मिलेगा। तो जब भी उसे शॉर्ट टर्म लोन लेना पड़ेगा, उसे वो लोन बहुत महंगे में मिल रहा होगा, ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा होगा। तो इसलिए जो एसबीआई है वो खुद भी क्या करेगी? लोन पर ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करने लग जाएगी, अदरवाइज उसे लॉस हो जाएगा ना, क्योंकि उसे खुद पैसे बहुत महंगे मिले हुए हैं या ज्यादा इंटरेस्ट पे मिला हुआ है। तो अगर वो अब लोन दे रही है तो उसे भी जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलना चाहिए, तो वो लोन को महंगा कर देगी। लोन को महंगा करने की वजह से पब्लिक लोन लेना बंद कर देगी या कम कर देगी। इससे क्या होगा? मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगा, और मनी सप्लाई के कम होते ही प्रॉब्लम सॉल्व, इन्फ्लेशन क्योर्ड। फिर हम बात करते हैं अगर डिफ्लेशन है तो इस रेट को कम कर दिया जाएगा। कम करने का मतलब है अगर 5% का इंटरेस्ट पहले लेती थी आरबीआई, तो अब सिर्फ 2% का इंटरेस्ट लेगी। तो एसबीआई को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन आसानी से मिल जाएगा। तो फर्दर ये भी अपना जो लोन है वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे पाएगा। और अगर लोन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा है तो ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, ज्यादा कस्टमर्स लोन लेने के लिए आएंगे। तो मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज होते ही डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट। ये रेपो रेट का रिवर्स होता है, इसे अलग पेज पे समझते हैं कि रेपो रेट क्या होता है। तो रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पर आरबीआई पैसा देती है टू द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक मतलब एसबीआई।
तो जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देती है उसे हम कहते हैं रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? वो रेपो रेट जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा लेती है का मतलब क्या है कि जब कमर्शियल बैंक के पास एक्स्ट्रा मनी हो जाता है, जब उनके पास बहुत सारे डिपॉजिट आते हैं और लोन मार्केट में कोई ले नहीं रहा, तो इनके पास सरप्लस मनी हो जाएगा, तो ये अपना एक्स्ट्रा मनी डिपॉजिट रखते हैं आरबीआई के पास। तो अगर ये अपना एक्स्ट्रा मनी आरबीआई के पास रख रहे हैं तो कमर्शियल बैंक पैसा दे रही है आरबीआई को, तो इस पे इंटरेस्ट कौन देगा? इस पे इंटरेस्ट देगा आरबीआई। तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पर आरबीआई उनके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। अगेन इसे भी वो यूज करेंगे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को ठीक करने के लिए। तो अगर इन्फ्लेशन है तो इस रेट को बढ़ा दिया जाता है। इस रेट को बढ़ाने से क्या होगा? जैसे ये रेट बढ़ेगा, मतलब पहले अगर 5% था तो अब इस रेट को क्या कर दिया? 10% कर दिया। इसका मतलब ये कि पहले कमर्शियल बैंक अपना पैसा अगर आरबीआई में रखती थी तो उसे सिर्फ 5% का इंटरेस्ट मिलता था। अब अगर ये एसबीआई अपना पैसा जो है वो आरबीआई में रखेगी तो उसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो क्या कमर्शियल बैंक कभी भी लोन देना चाहेगी? नहीं, क्योंकि उसे ऑलरेडी एक अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल रहा है आरबीआई में पैसा रखने से। तो यहाँ पे अगर उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो लोन देना नहीं चाहेगी, तो अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा कहाँ रखेगी? आरबीआई के पास रखेगी, तो लोन नहीं देगी। और जैसे ही आरबीआई के पास अपने डिपॉजिट को बढ़ाएगी तो लोन नहीं देगी, और लोन अगर नहीं देगी तो लोन का अमाउंट मार्केट से कम हो जाएगा, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन ठीक हो जाएगा। अगर डिफ्लेशन है तो इस रेट को कम कर दिया जाएगा। इसका मतलब अगर पहले 5% है तो अब इसे 2% कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये कि आरबीआई क्या कर रही है कि अगर आरबीआई अब डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी तो उसके बदले बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट आपको देगी। तो एसबीआई का क्या होगा? एसबीआई जो है उसे बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो आरबीआई के पास पैसा रखना कम कर देगी, तो आरबीआई को वो पैसा ज्यादा नहीं देगी। और आरबीआई को पैसा नहीं दे रही है तो अब उसके पास ज्यादा पैसा बचेगा लोन की तरह देने के लिए। तो लोन मार्केट में बढ़ेंगे, मनी सप्लाई बढ़ेगी, डिफ्लेशन अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्या? रिवर्स रेपो रेट। इसमें फिर आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट, एक सेकेंड, चलिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? ऑलरेडी हम देख चुके हैं एक बार कि हमारे पास जो भी डिपॉजिट्स आते हैं उनका एक फिक्स प्रपोर्शन हमें आरबीआई के पास रखना होता है, और ये रेट डिटरमाइन भी कौन करता है? आरबीआई। तो इट इज अ रेट डिटरमाइंड बाय आरबीआई, पूरे डिपॉजिट का वो अमाउंट जो कि हमें आरबीआई में रखना होता है। इसे भी वो यूज करती है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को ठीक करने के लिए। तो अगर तो मार्केट में इन्फ्लेशन है तो क्या किया जाएगा? इस रेट को भी बढ़ा दिया जाएगा। तो पहले अगर उन्हें सिर्फ 5% रखना पड़ता था तो अब उन्हें 10% रखना पड़ेगा। तो पहले अगर 10,000 रुपए हमारे पास डिपॉजिट आया है तो पहले हमें सिर्फ उसका 5% मतलब 500 रुपए आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ता था। 10,000 का 5% 500 रुपए। लेकिन अब हमें उसका 10% मतलब 1,000 रुपए आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ेगा। अब अगर आरबीआई के पास ज्यादा पैसा जमा करवा रहे हैं तो बैंक के पास ये पैसा कम बचेगा, और कमर्शियल बैंक के पास खुद ही पैसा अगर कम है तो वो लोन देना कम कर देगी। और लोन देना अगर कम हो रहा है मतलब ज्यादा पैसा रिजर्व में चला गया तो अब लोन के लिए अमाउंट कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? मनी सप्लाई मार्केट से कम हो जाएगी, अपने आप इन्फ्लेशन ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर डिफ्लेशन है तो इस रेट को क्या कर दिया जाएगा? कम कर दिया जाएगा। मतलब पहले अगर 5% रखना पड़ता था तो अब आरबीआई में सिर्फ 2% ही रखना पड़ेगा। और अगर आप आरबीआई में सिर्फ 2% का रिजर्व रख रहे हो तो आपके पास अब ज्यादा पैसा बचेगा लोन देने के लिए। तो लोन का अमाउंट जो है वो कमर्शियल बैंक्स बढ़ा देंगी, और लोन बढ़ा देंगी तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। मनी सप्लाई बढ़ते ही डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये भी वो रेशियो होता है जो कमर्शियल बैंक्स को मेंटेन करना होता है आउट ऑफ द टोटल डिपॉजिट बट विथ देमसेल्फ। तो ये रेट डिटरमाइन करता है आरबीआई, लेकिन ये रखना किसको होता है? कमर्शियल बैंक्स को अपने पास रखना होता है, और वो चाहे तो इसे कैश में रख सकते हैं, इसे वो गोल्ड में भी रख सकते हैं, और इसे वो किसी सिक्योरिटीज के टर्म्स में भी रख सकते हैं। शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सिक्योरिटीज होती है, इस टर्म्स में भी वो रख सकते हैं। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को क्योर करने के लिए इसका भी यूज किया जाता है। तो अगेन अगर इन्फ्लेशन है तो इस रेट को बढ़ा दिया जाएगा। रेट को बढ़ाने का मतलब कि पहले अगर उन्हें अपने पास सिर्फ 5% रखना पड़ता था तो अब उनको अपने पास कितना रखना पड़ेगा? 10% रखना पड़ेगा। और अगर 10% रखना पड़ेगा तो उनके पास पैसा कम बचेगा कम लोन की तरह देने के लिए,
तो जो लोन है मार्केट में वो कम हो जाएगा, मनी सप्लाई कम होते ही इन्फ्लेशन ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर डिफ्लेशन है तो इस रेट को कम कर दिया जाएगा, मतलब पहले 5% रखना पड़ता था अपने पास, तो अब सिर्फ 2% रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि कमर्शियल बैंक को अपने पास पैसा कम रखना है तो लोन का पैसा उनके पास ज़्यादा बचेगा, रिजर्व अगर कम रखना है तो लोन के लिए ज़्यादा अमाउंट बचेगा। इससे क्या होगा, मार्केट में जो लोन का अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होते ही मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी और डिफ्लेशन अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस की। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि जो आपकी गवर्नमेंट होती है वो कई बार क्या करती है, अपनी सिक्योरिटीज को बेचती है पैसा कमाने के लिए, या फिर सिक्योरिटीज को खरीदती है पैसा वापस रिलीज करने के लिए। और हमने ऑलरेडी देखा है कि जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट का एजेंट है, तो उनके सारे सिक्योरिटीज को मार्केट में बेचने का या खरीदने का काम कौन करेगा, तो ये आरबीआई करता है। ठीक है, तो इसे एक बार अलग पेज में समझते हैं कि होता क्या है कि जब भी कोई गवर्नमेंट को अपनी सिक्योरिटीज बिकवानी होती है वो आरबीआई को कहती है परचेस और सेल करने के लिए। आरबीआई ये किसे बेचता है, ये कमर्शियल बैंक्स को बेचता है, तो किसी भी बैंक को ये बेच सकता है। बैंक को अगर वो सिक्योरिटी खुद चाहिए तो अपने पास रखेगी, वरना फर्दर वो अपने कस्टमर्स को भी ये सिक्योरिटीज बेच सकती है। ओके, अब यहाँ पे होगा क्या, जब भी अचेरी सिक्योरिटीज का यूज किया जाता है अगेन इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को ठीक करने के लिए। अगर इन्फ्लेशन है तो इन सिक्योरिटीज को बेच दिया जाता है, सेल कर दिया जाता है। इससे क्या होगा, तो अगर सिक्योरिटीज है क्या, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जिसमें गवर्नमेंट ने अपने सिग्नेचर किए हुए हैं, जो ये बता रही हैं कि आज मुझे पैसों की जरूरत है तो आप आज मुझे 10,000 दो, इस साल के एंड में मैं आपको ये 10,000 वापस करूंगा अलॉन्ग विद सम 13, 14, 15% इंटरेस्ट। तो क्योंकि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है तो ट्रस्ट वर्दी भी होती है और इस पे इंटरेस्ट भी आपको ज्यादा मिल रहा होता है, ज्यादा फायदा भी होता है, तो ज्यादा लोग इसमें पैसा लगाना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जब भी इन्फ्लेशन होगा तो आरबीआई उनकी सिक्योरिटीज को बेचेगी। तो बेचने से क्या होगा, बेचने से होगा ये कि वो आरबीआई कमर्शियल बैंक को ये सिक्योरिटी दे रही है, मतलब कागज का टुकड़ा दे रही है, और इसकी पेमेंट कमर्शियल बैंक किसमें करेगा, मनी में करेगा। तो मनी देगा कौन, कमर्शियल बैंक। अब जैसे ही कमर्शियल बैंक ने पैसा दे दिया आरबीआई को सिक्योरिटीज खरीदने के लिए, अब इनके पास क्या हो गया, पैसा कम हो गया। इनके पास अगर पैसा कम हो गया तो लोन ये लोग कम दे पाएंगे, लोन कम होते ही मार्केट से मनी सप्लाई कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर डिफ्लेशन है तो इन सिक्योरिटीज को परचेज कर लिया जाता है। परचेज करने का मतलब ये है कि जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक से कह रही है कि अब आप हमें ये सिक्योरिटी वापस करो और अपने पैसे ले लो। तो कमर्शियल बैंक इनको क्या देगी, वापस करेगी उस कागज के टुकड़े को, मतलब उस सिक्योरिटी को, और जो आरबीआई है वो उनको क्या देगी, कमर्शियल बैंक को पैसा दे देगी उसके बदले, क्योंकि खरीद रही है आरबीआई तो सिक्योरिटी लेगी, पैसा देगी। जैसे ही पैसा मिला कमर्शियल बैंक को, अब उनके पास पैसे का अमाउंट बढ़ जाएगा। अब जैसे इनके पास ज्यादा पैसा आ गया, ये ज्यादा लोन दे सकते हैं, और ज्यादा लोन देते ही क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और ये जो डिफ्लेशन की प्रॉब्लम है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। वापस आते हैं अपने स्लाइड्स में। तो ये था हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें आपको क्या याद रखना है, आपको बस ये याद रखना है कि इनकी डेफिनेशंस क्या है। व्हाट इज बैंक रेट, व्हाट इज रेपो रेट। तो बैंक रेट रेपो रेट दोनों ही वो रेट है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा देती है। जस्ट रेपो रेट में क्या होता है, वो शॉर्ट टर्म लोन होता है। इसके अलावा ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, और ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, तो उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा कैसे इन्फ्लेशन में से बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है वो तो सब में इक्वल है। तो इन्फ्लेशन होगा तो इंक्रीज करेंगे, डिफ्लेशन होगा तो डिक्रीज करेंगे, दैट्स इट। इसके अलावा जो भी मैंने आपको चीजें बताई वो सिर्फ आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए थी, क्योंकि एग्जाम निकालना इज नॉट अ बिग टास्क, आप भी जानते हैं कि आप बहुत आसानी से उसे निकाल ही लेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एग्जाम के बाद आप जिस भी फील्ड में जाएंगे अपना करियर बनाने के लिए, वहां पर आपकी नॉलेज बहुत मतलब बहुत फर्म होनी चाहिए, बहुत ही क्लियरली आपको हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको कभी भी मौका नहीं मिलेगा चीजों को इतनी डिटेल से समझने का। तो हर कोई आपको ऊपर ऊपर से सिर्फ नाम दे देगा कि रेपो रेट था, बैंक रेट था, ये था, वो था। आपको खुद समझना पड़ेगा कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो एग्जाम के लिए सिर्फ इतना काफी है कि आप बताओ कि इन्फ्लेशन में क्या करना है, डिफ्लेशन में क्या करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने जो देखा वो सिर्फ क्या था, वो क्वांटिटेटिव मेजर्स थे। अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हम किसी रेट्स की बात नहीं करते हैं, कुछ और तरीके ढूंढते हैं जिससे हम
अपने इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है या आरबीआई है वो इकोनॉमी के सिलेक्टेड सेक्टर्स से रिलेटेड डिसीजंस लेती हैं। और ये सिलेक्टेड सेक्टर्स कौन से होंगे? तो ये सिलेक्टेड सेक्टर्स वो होंगे जो सबसे ज़्यादा इनस्टेबिलिटी का कारण बनते हैं इकोनॉमी में। जैसे अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चर में जो कर रहा है फार्मर, अगर वो लोन लेता है या फिर जो इंडस्ट्री चला रहा है इंडस्ट्रियलिस्ट वो लोन लेता है, तो ज़्यादा बड़ा अमाउंट किसका होगा? ऑब्वियसली इंडस्ट्रियलिस्ट का। और अगर इसका अमाउंट ज़्यादा बड़ा है तो ये ज़्यादा मनी सप्लाई को चेंज कर सकता है। इसने लोन लेना बंद कर दिया तो मनी सप्लाई बहुत कम हो जाएगी। इसने लोन लेना अगर बढ़ा दिया या इंक्रीज कर दिया तो मनी सप्लाई बहुत इंक्रीज हो जाएगी। जबकि फार्मर अगर लोन लेगा तो 2-3 लाख रुपए का लेगा, इससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हालांकि फर्क पड़ता है बट ज़्यादा फर्क किससे पड़ेगा? इंडस्ट्रियलिस्ट से। तो कुछ सेक्टर्स होते हैं जो मनी सप्लाई में ज़्यादा अपना बड़ा रोल प्ले करते हैं जिससे इनस्टेबिलिटी बढ़ सकती है, तो हम सिर्फ उन पर ही ध्यान देते हैं, बाकी सब सेक्टर्स पे नहीं। इसमें आपके 3 इंस्ट्रूमेंट आते हैं। पहला होता है इसमें क्या? मार्जिन रिक्वायरमेंट। और मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि जब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लोन अमाउंट एंड द कोलेट्रल अमाउंट। तो जब भी आप बैंक के पास जाते हो लोन लेने के लिए तो आपको अपनी कोई चीज़ गिरवी रखवानी पड़ती है बैंक के पास। तो जो चीज़ आपने गिरवी रखवाई है उसकी भी कुछ कीमत होगी, लेकिन उसकी कीमत ज़्यादा होनी चाहिए लोन के अमाउंट से। इसका मतलब अगर आपको बैंक से लोन चाहिए से 10 लाख रुपए का, तो क्या करेगा बैंक? आपको आपसे इसके बदले कुछ कोलेट्रल रखवाएगा। और अगर वो आपको लोन चाहिए 10 लाख का तो वो कोलेट्रल की वैल्यू इससे ज्यादा होनी चाहिए, से 15 लाख रुपए होनी चाहिए। ठीक है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हो जाता है? डिफरेंस बिटवीन द लोन अमाउंट एंड कोलेट्रल अमाउंट। तो यहाँ पे मार्जिन कितने का हो गया? 5 लाख रुपए का। 10 लाख का लोन चाहिए, आपको कोलेट्रल रखवाया 15 लाख का, तो मार्जिन कितना हुआ? 5 लाख। तो अगर इसका भी वो यूज करती है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को क्योर करने के लिए। अगर तो इन्फ्लेशन है तो इस मार्जिन को इंक्रीज कर दिया जाता है। मार्जिन को इंक्रीज करने का मतलब ये है कि पहले आपको मार्जिन कितनी रखनी पड़ रही थी? फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में कितनी मार्जिन थी? 5 लाख। मतलब 10 लाख रुपए का लोन चाहिए तो आपको 15 लाख रुपए की कोलेट्रल रखवानी पड़ेगी। तो अब इस मार्जिन को बढ़ाकर उन्होंने कर दिया फॉर एग्जाम्पल 10 लाख। 10 लाख करने का मतलब ये है कि पहले अगर आपको 10 लाख की लोन में 15 लाख की कोलेट्रल रखवानी पड़ती थी, तो अब 10 लाख के लोन में आपको 10 लाख ज्यादा मतलब 20 लाख का कोलेट्रल रखवाना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है? इससे जो पब्लिक है वो लोन लेना कम कर देती है। वाई? क्योंकि अमाउंट उतना ज्यादा नहीं है जैसे जो हमें लोन चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें अपनी ज्यादा महंगी प्रॉपर्टी रिस्क में डालनी पड़ रही है। तो इससे क्या होता है? जनरली जो पब्लिक है वो लोन लेना फिर नहीं चाहती है क्योंकि रिस्क यहाँ पे बढ़ जाता है। तो लोन लेना जैसे ही कम कर देगी मार्केट से मनी सप्लाई अपने आप ठीक हो जाएगा। और मनी सप्लाई कम होते ही क्या होगा? इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर डिफ्लेशन है तो क्या किया जाएगा? इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर दिया जाएगा। कम करने का मतलब है कि पहले अगर ये 5 लाख की रिक्वायरमेंट थी तो अब ये सिर्फ 2 लाख की रहेगी। मतलब अब अगर आपको 10 लाख रुपए का लोन चाहिए तो आपको सिर्फ कोलेट्रल कितने का रखना है? 12 लाख का। मार्जिन कितनी? सिर्फ 2 लाख रुपए की। इस केस में क्या होगा कि आप, क्योंकि आपको ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं रखवानी है तो ज्यादा रिस्क नहीं है, और ज्यादा रिस्क नहीं है तो आप अपना लोन का अमाउंट इंक्रीज कर दोगे, आप ज्यादा लोन लेने लग जाओगे। ठीक है, और जैसे आप ज्यादा लोन लोगे मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, अपने आपके डिफ्लेशन की प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं राशनिंग ऑफ क्रेडिट के बारे में। तो राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि हमें किसको पैसा देना है किसको पैसा नहीं देना है इसका कोटा डिसाइड कर लेना। जैसे अगर मुझे पता है कि इन्फ्लेशन है तो मुझे लोन का अमाउंट कम कर देना चाहिए, लेकिन अगर मेरे पास कोई, मालूम मैं बैंक हूँ और मेरे पास कोई फार्मर आता है लोन लेने के लिए और मैंने क्योंकि इन्फ्लेशन थी तो उसे लोन देने से मना कर दिया, तो क्या फार्मर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ जाएगी? कैसे वो अपनी फसल उगाएगा? कैसे अपने एक्सपेंसेस मीट करेगा? अगर कोई छोटा मोटा स्ट्रीट वेंडर है जो ठेला लगाता है या एमएसएमई सेक्टर का है, वो आया तो उसे पैसों की सख्त जरूरत है, तो मैं उसे बिल्कुल ही मना नहीं कर सकती कि हम आपको लोन नहीं देंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हम कोटास फिक्स कर लेते हैं। कोटा फिक्स करने का मतलब है कि मुझे जितना लोन देना है, ठीक है, उसमें से मैक्सिमम लोन, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 40% लोन मैं सिर्फ फार्मर्स को ही दूंगी, 30% लोन मैं सिर्फ एमएसएमई सेक्टर्स को ही दूंगी, बाकी फॉर एग्जाम्पल 20% लोन मैं किसको दूंगी? स्ट्रीट वेंडर्स को ही दूंगी। तो कितना हो गया? 40, 50, 60, 70, 80, 90। बाकी जो बचा 10% सिर्फ वही दूंगी इंडस्ट्रियलिस्ट को, ताकि उनको ज्यादा पैसा ना मिले, मैक्सिमम पैसा किनको मिले? जरूरतमंद को मिले।
ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, कोटास फिक्स कर दूंगी कि जो भी लोन मुझे देना है वो मुझे प्रायोरिटी में किसको देने वाली हूँ और किसको नहीं। ठीक है। तो अगर इन्फ्लेशन है तो इस कोटा सिस्टम को लगा दिया जाएगा, राशनिंग कर दी जाएगी, ये इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती है, या तो लगाई जाती है या तो हटाई जाती है। तो इस राशनिंग को लगा दिया जाएगा। लेकिन अगर डिफ्लेशन है तो इस राशनिंग को हटा दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, अब चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट आए आए या फिर कोई अंबानी जी आए या फिर अडानी जी आए, कोई भी आए, जितना पैसा मांगे वो दे दो, क्योंकि क्या है, डिफ्लेशन है। तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ानी है तो जो आएगा सबको पैसा दे देंगे। बट अगर इन्फ्लेशन है तो सिर्फ उनको देंगे जिनको बहुत जरूरत है, उनको नहीं जिनको चल जाएगा, मतलब जो ऑलरेडी बहुत रिच है। फिर हम बात करते हैं मोरल सेशन की। तो मोरल सेशन में क्या होता है, आरबीआई जस्ट उनको परसुएट करता है कमर्शियल बैंक्स को कि देखो इन्फ्लेशन है तो अब आपको लोन देना कम कर देना चाहिए। तो इन्फ्लेशन है तो क्या करेगा, मोरली उसे समझाएगा कि अगर आप क्या करो, लोन देना कम कर दो। और अगर डिफ्लेशन है तो मोरली समझाएगा कि लोन देना आप इंक्रीज कर दो। इसे हम क्या कहते हैं, मोरल सेशन। और इस मोरल सेशन में वो 3 चीजें करते हैं। अगेन अलग पेज में देखते हैं। यहाँ पे वो क्या करेंगे, पहले तो परसुएड करेंगे। परसुएड करने का मतलब क्या होता है कि आरबीआई सिर्फ उन्हें समझाएगा, ठीक है, समझाएगा। फिर अगर वो कमर्शियल बैंक्स नहीं मानती है तो नेक्स्ट स्टेप होता है प्रेशराइज करना। प्रेशराइज करने का मतलब क्या होता है, जबरदस्ती करेगा। जबरदस्ती करने का मतलब क्या है कि आप उन्हें फोर्स करेगा कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा एनी हाउ। तो पहले उन्हें सिर्फ समझाया कि इन्फ्लेशन है तो अपना लोन अमाउंट कम कर दो, पर उन्होंने नहीं किया तो अब उन्हें प्रेशराइज करेंगे। और फिर भी अगर वो नहीं माने तो फिर डायरेक्ट एक्शन लिया जाएगा। डायरेक्ट एक्शन का मतलब क्या है कि हो सकता है कि जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक को अपनी शेड्यूल लिस्ट से हटा दे। जब वो शेड्यूल लिस्ट में होती है तो आरबीआई में कई सारे बेनिफिट्स देता है। जैसे अगर कभी भी वो बैंक को पैसों की जरूरत पड़ेगी तो आरबीआई उनकी हेल्प करेगा, घोटाले में फंसेगी तो उनके कस्टमर की हेल्प करेगा, उन्हें उनका अमाउंट लौटाएगा। तो ये सब क्या है, उनकी हेल्प करता है। लेकिन अगर कमर्शियल बैंक उनकी बात नहीं मानती है, बार बार बोलने पर भी, परसुएट करने पर भी, प्रेशराइज करने पर भी, तो फिर वो डायरेक्ट एक्शन लेके उन्हें शेड्यूल्ड बैंक की लिस्ट से हटा देगा, जिनकी वजह से उन बैंक को काफी सारी प्रॉब्लम्स आगे फेस करनी पड़ सकती है। तो दैट्स इट, ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा हो या इवन अगर ये आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो, कुछ कंप्लेंट्स हो, कुछ सजेशंस हो, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।